नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा एनसीएफ 2005। ये टॉपिक आपको बीएड के कंटेंट को समझने में तो मददगार है ही, साथ ही सीटेट में, एसटेट में या इससे जुड़े हुए अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें इससे जुड़े हुए 2 सवाल तो कम से कम आते ही हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप उन सवालों के आसानी से जवाब दे पाएंगे। एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उदाहरण से। इस निबंध में उन्होंने एक छोटा सा कंटेंट बताया है, जिसमें बताया है कि अगर हम एक बच्चे को बहुत ज्यादा ज्ञान दे देते हैं और उसे जबरदस्ती वयस्क बनाने की कोशिश करते हैं तो शायद उसका बचपन या उसकी सृजनात्मकता, उसके अंदर की जो क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, वो खत्म हो जाती है। हम एजुकेशन के थ्रू उसको डेवलप करना चाहते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि बच्चे की अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो निखरे, ना कि दबे। एनसीएफ 2005 के डॉक्यूमेंट में शुरुआत में जो पहले अध्याय में चर्चा की गई है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के पश्चात हमने एजुकेशन से संबंधित कौन कौन से रिकमेंडेशन तैयार किए हैं, जैसे 1952 या 1964, 1986 या 1992। इस तरह से बहुत सारे हमने एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसियां तैयार की और अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। एजुकेशन सिस्टम को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, जो समय समय पर एनसीएफ की समीक्षा भी करती है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक एनएससी यानी कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। एनसीईआरटी के जो निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में ये सारा काम संपन्न हुआ। हम साथ साथ सीटेट के क्वेश्चन के फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको बताएं तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर एनसीईआरटी के उस समय निदेशक कौन थे जिनकी अध्यक्षता में ये काम किया गया था, तो उनका नाम है कृष्ण कुमार। और किनके संचालन कमेटी के जो सदस्य थे उनका नाम क्या है, प्रोफेसर यशपाल। ये जो टोटल फॉर्मेट तैयार किया गया, इस फॉर्मेट में टोटल जो हैं 5 चैप्टर थे। तो यहाँ एक क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि कितने चैप्टर एनसीएफ में हैं, तो 5 चैप्टर हैं। एनसीएफ 2005 वेट VET को एक मिशन मोड के रूप में लेकर प्रारंभ करता है और VET का मतलब यहाँ पे क्या है, वोकेशनाइजेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग। इमेज में देख पा रहे हैं जो 5 चैप्टर्स हैं उनको किस कंटेंट के थ्रू डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट है पर्सपेक्टिव, सेकंड है लर्निंग एंड नॉलेज, एंड थर्ड है करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेज और असेसमेंट, और फोर्थ है स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट, एंड लास्ट सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। हाँ, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था और आकलन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण और व्यवस्थागत सुधार। जब हम पहले अध्याय की बात करते हैं पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य, तो इस परिप्रेक्ष्य में जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटने की प्रवृत्ति से मुक्त किया जाए और पाठ्यचर्या को सिर्फ पुस्तकों तक सीमित ना रखा जाए और कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। और 5वां जो इसका हम पर्सपेक्टिव है वो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति एक आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना। अगर हम इनकी थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करें या एक लाइन में इनको समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक बेस्ड एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा था, यानी कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा था वो बच्चे के जीवन के लिए उपयोगी नहीं माना जा रहा था। तो इस करिकुलम फ्रेमवर्क में एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से अपडेट करने की बात कही गई है कि बच्चा समाज से भी जुड़ा रहे और अपनी क्रिएटिविटी को भी अपडेट कर सके, साथ ही साथ अपने देश के प्रति सम्मान का भाव भी उसके अंदर क्रिएट हो जाए।
चैप्टर जो है वो बेसिकली लर्निंग और नॉलेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है कि उनके एनवायरनमेंट को इतना हेल्दी बनाया जाए कि उनकी ऑब्जर्वेशन में ही वो सारी चीज़ें हों जिनसे वो अपनी क्रिएटिविटी को अपडेट कर सकें। जैसे स्कूल के गार्डनिंग सिस्टम को अपडेट किया जाए, दरवाज़ों पे ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसी शेप बनाई जाएं, खिड़कियों को इस तरीके से पेंट किया जाए कि बच्चा उन्हें देखे और सीखे। तो लर्निंग एनवायरनमेंट को अपडेट करना सेकंड चैप्टर का कंटेंट है। चैप्टर थर्ड जो है वो संबंधित है स्कूल सब्जेक्ट से, जिसमें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा और बेसिकली एनसीएफ 2005 में 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट किया गया है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है और थर्ड लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज होती है। और इसका फोर्थ जो चैप्टर है उस चैप्टर में बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो स्कूल में किस तरह से लाइब्रेरी को मैनेज करना है, किस तरह से टाइम टेबल को मैनेज करना है। जैसे यहाँ जो टाइम पीरियड है वो 35 मिनट का इन्होंने शेड्यूल दिया है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि कालांश जो है या जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, तो 35 मिनट का टाइम पीरियड इन्होंने डिसाइड किया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं एटलीस्ट वो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट में स्पेस जो है वो बच्चों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए। हम क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें तो टेक्स्ट बुक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टूल्स, लैबोरेटरीज और लोकल रिसोर्सेज और टीचर ऑटोनॉमी, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें बच्चे की क्रिएटिविटी को अपडेट करना है। लास्ट जो चैप्टर है हमारा वो है एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, नो बोर्ड एग्जाम बिफोर 12th, as many exam as student want to appear or replace, pass or fail into retake, re-examination or reappear, or re-examination as the earliest to save an year। इसके अलावा इन्होंने फोकस किया है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल पे, गाइडेंस और काउंसलिंग पे, क्वेश्चन बैंक पे और ओपन बुक एग्जाम पे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है उसका बेसिक एलिमेंट क्या था, बेसिक फॉर्मूला क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। और हम कह सकते हैं कि बिना बोझ के पढ़ना, जिससे बच्चा पढ़ाई को बोझ ना माने और इंजॉय करते हुए पढ़े। कुछ क्वेश्चन की और डिटेल हमने दी है जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, जिनको आप देखकर सी-टेट के एग्ज़ाम की या दूसरे टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक